हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 11 भूगोल विषय के अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण के अभ्यास प्रश्न उत्तर की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने आपकी भूगोल विषय के अध्याय 1 से लेकर 15 तक सभी के अभ्यास प्रश्न बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिए हैं। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं। आज हमारा भूगोल विषय का अंतिम अध्याय है जैव विविधता एवं संरक्षण। इसके अभ्यास प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है जो कि बहुवैकल्पिक प्रश्न है। दिया गया है जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जैव विविधता का जो संरक्षण है वो सभी प्रकार के जीवधारी उन सभी के लिए क्या है, सभी के लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। पृथ्वी पर जितने भी जीव रह रहे हैं उन सभी के लिए जैव विविधता का जो संरक्षण है वो क्या है, फायदेमंद है या महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा अभ्यास दिया गया है निम्नलिखित में से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है, यानी इनमें से असुरक्षित प्रजातियां कौन सी है जो दूसरों को असुरक्षा दे, गलत। बाघ व शेर, गलत। जिनकी संख्या अत्यधिक हो, गलत। जिन प्रजातियों के लुप्त होने का खतरा है वो कौन सी प्रजातियां है, वो असुरक्षित प्रजातियों के अंतर्गत शामिल है। अगला, नेशनल पार्क और पशु विहार यानी सेंचुरीज निम्न में से किस उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। तो आप सब जानते होंगे नेशनल पार्क और जो पशु विहार है वो जीव जंतुओं और जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जीव और पेड़ पौधों पादपों का संरक्षण किया जा सके। अगला, जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, यानी इनमें से ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो जैव विविधता से समृद्ध है। जैव विविधता का मतलब क्या होता है, किसी एक स्थान विशेष पर जीवों में पाई जाने वाली जो विभिन्नता है उसे ही कहते हैं जैव विविधता। तो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जीवों के अंदर विविधता या विभिन्नताएं पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो सर्वप्रथम जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में। ठीक है, अब आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि ये कब हुआ था। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी आंसर आपको पता है मैं इसका सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। आगे, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 30 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है जैव विविधता क्या है। तो मैंने अभी समझाया, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों की संख्या और उनकी विविधता को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि ये कोई एक विशेष क्षेत्र है। इस विशेष क्षेत्र में जीवों के अंदर जो पाई जाने वाली विभिन्नता है, कितने अलग अलग तरह के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस विभिन्नता को कहते हैं जैव विविधता। इसका संबंध किससे है, पौधों के प्रकार कि कितने अलग अलग तरह के पौधे पाए जाते हैं, प्राणी पाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जहां पर जितने अधिक पादप, प्राणी और सूक्ष्म जीव अलग अलग वैरायटी के देखने को मिलेंगे उसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही पर्याप्त है या समृद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, जैव विविधता के विभिन्न स्तर क्या है, आपको स्तर बताने हैं। तो जैव विविधता के 3 विभिन्न स्तर है। कितने, 3 विभिन्न स्तर है। पहला है आनुवंशिक जैव विविधता। किसी प्रजाति में जीन की विविधता ही आनुवंशिक जैव विविधता है। यानी जैसे ए पिता था, इसका बी पुत्र है। अब अगर ए से आने वाला जो जीन है, जो डीएनए का हिस्सा होता है, अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाता है तो ये वाली जो संतान है बी, ये ए से कुछ अलग होगी। तो जीन की विविधता के कारण उत्पन्न होने वाली जो विविधता है वो कहलाती है आनुवंशिक जैव विविधता। दूसरी है प्रजातीय जैव विविधता। यह प्रजातियों की अनेक रूपता को बताती है। यानी यदि एक प्रजाति के अंदर अलग अलग प्रकार के जीव हमें देखने को मिलते हैं तो उसे कहते हैं प्रजातीय जैव विविधता। अगला है पारितंत्रीय विविधता। इसका मतलब है प्रत्येक प्रकार के पारितंत्र में, पारितंत्र किससे मिलकर बना होता है, जैव और अजैव घटकों से मिलकर बना होता है। तो पारितंत्र में होने वाले आवास स्थानों की भिन्नता ही क्या कहलाती है, पारितंत्रीय विविधता कहलाती है। तो इस तरह जैव विविधता के 3 स्तर है, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजातीय जैव विविधता और पारितंत्रीय विविधता। यह आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हॉट स्पॉट से आप क्या समझते हैं। तो जिन क्षेत्रों में प्रजातीय विविधता
बहुत अधिक होती है। कौन सी विविधता? प्रजातीय विविधता बहुत अधिक होती है, उन्हें विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। जिन क्षेत्रों के अंदर प्रजातीय विविधता यानी अलग अलग जीवों की प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता जो बहुत ज्यादा होती है, तो उसे विविधता के हॉट स्पॉट कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव जाति के लिए जंतुओं के महत्व का वर्णन संक्षेप में करें कि मानव जाति के लिए जंतु क्यों जरूरी है। तो देखें, जीव व प्रजातियों ऊर्जा ग्रहण कर उनका क्या करती है? संग्रहण करती है। जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण करके उसका क्या करती है? संग्रहण करती है। कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न एवं विघटित करती है। जीव और जो प्रजातियां है वो ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करती है, कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न और विघटित करने का काम करती है, और साथ ही साथ जो जीव और प्रजातियां है वो पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रजातियां वायुमंडलीय गैस को भी स्थिर करती है और साथ ही साथ जलवायु को नियंत्रित करने में भी सहायक होती है। तो इन सब कारणों की वजह से जो जंतु है वो मानव जाति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये ऊर्जा ग्रहण करके उसका संग्रहण करते हैं, कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न और विघटित करने का काम करते हैं, हमारे पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में मदद करते हैं, और इसके अलावा वायुमंडलीय गैसों के स्थिरीकरण और जलवायु को नियंत्रित करने में भी जंतु क्या करते हैं? जंतु अपना योगदान अदा करते हैं या अपनी भूमिका निभाते हैं। अतः ये मानव जाति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, विदेशज प्रजातियों से आप क्या समझते हैं? देखो, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, विदेशज प्रजातियां यानी ऐसी प्रजातियां जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उस तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजातियां कहा जाता है। यानी ऐसी प्रजातियां जो किसी स्थानीय विशेष की नहीं है लेकिन बाहर से आकर वो वहां पर किसी स्थान विशेष में बसी है या वहां पर स्थापित की गई है, उन्हें विदेशज प्रजातियों के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। आपको निम्न प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों के अंदर देने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न है, प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की भूमिका का वर्णन करना है। इस प्रकृति को बनाए रखने में जैव विविधता की क्या भूमिका है, वो भूमिका आपको बतानी है। तो देखें, जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है और इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी आनुवांशिक, प्रजातीय व पारिस्थितिकी स्तरों पर प्राकृतिक विविधता को बनाए रखने में भी बड़ा योगदान दिया है। यानी जिस तरह जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में योगदान दिया है, उसी तरह मानव समुदाय ने भी जैव विविधता को बनाए रखने में अपना योगदान अदा किया है। अब जैव विविधता की भूमिका निम्नलिखित है। पहली, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका, वो कैसे है? देखें, तो जीव व प्रजातियां ऊर्जा ग्रहण कर उसका क्या करती है? संग्रहण करती है। कार्बनिक पदार्थों को उत्पन्न और विघटित करने का काम करती है और पारितंत्र में जल और पोषक तत्वों के चक्र को भी बनाए रखने में सहायक होती है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो प्रजातियां हैं वो वायुमंडलीय गैस को स्थिर करती है और जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होती है, और यही पारितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए क्या है? महत्वपूर्ण क्रिया है। तो इस तरह जैव विविधता हमारे जो पारितंत्र यानी हमारे आसपास के वायुमंडल में होने वाली समस्त घटनाओं को नियंत्रित करने का काम करती है, और यही पारितंत्र क्रियाएं मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें रहकर मानव अपना जीवन यापन कर पाता है। दूसरा है जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। तो जैव विविधता को संसाधनों के उन भंडारों के रूप में समझा जा सकता है जिसकी उपयोगिता भोज्य पदार्थ के रूप में, औषधियों के रूप में और सौंदर्य प्रसाधन आदि बनाने में किया जाता है। यानी जैव विविधता को हम अपनी आर्थिक जो भूमिका है उसके रूप में अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैव विविधता को संसाधनों का हम भंडार के रूप में समझ सकते हैं, जहां से हमें खाने पीने के लिए फल, फूल, इमारती लकड़ियां, गोंद, औषधियां और अन्य जरूरी चीजें हम जैव विविधता यानी जीवों और पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, पादपों से प्राप्त करते हैं। ठीक है। अगला, जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। तो जीवन कैसे चलता है और पारितंत्र जिसमें हम भी एक प्रजाति है उसे बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति की अपनी क्या है? एक भूमिका है, और इसे हम जैव विविधता से समझ सकते हैं।
यानी इस जैव विविधता को बनाए रखने में प्रत्येक प्रजाति या प्रत्येक जीव की किसी न किसी रूप में क्या है, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण है, किसी न किसी रूप में वो अपना योगदान अदा करता है, जिसकी वजह से ये हमारा पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बना हुआ है और इसमें संतुलन बना हुआ है। अगर इसमें से एक भी प्रजाति या जीव अगर विलुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, तो पूरा जो पारितंत्र है वो किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्या होता है, प्रभावित होता है। तो इस तरह जो जैव विविधता है वो मानव जीवन के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी जिम्मेदार है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता के ह्रास के लिए, ह्रास का मतलब उसका जो विनाश हो रहा है, उसमें जो कमी आ रही है, उसका स्तर जो कम हो रहा है, उसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का वर्णन करें और इसे रोकने के उपाय भी बताएं। तो सबसे पहले तो जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है, जो उसमें कमी हो रही है, गिरावट हो रही है, उसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। इसके कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक से अधिक होने लगा है, जिसके कारण संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियां और उनके आवास स्थानों में तेजी से क्या हुई है, कमी हुई है। तो पहला कारण क्या है, जनसंख्या वृद्धि, जिसकी वजह से वो संसाधनों का क्या कर रही है, ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रही है और अपनी केवल आवश्यकताओं को या अपने लोभ बस वो प्राकृतिक संसाधनों का हद से ज्यादा दोहन कर रही है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो विलुप्ति के कगार पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। संसाधनों का दोहन और वनोन्मूलन सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, संसाधनों का अति दोहन और वनोन्मूलन, वनों का विनाश होना, यह भी बहुत ज्यादा हुआ है। प्राकृतिक आवासों का विनाश, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों की जरूरतें बढ़ रही है, वो जीव जंतुओं पादपों के जो प्राकृतिक आवास है उनको नष्ट कर रहे हैं, जिस वजह से जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी उद्गार, दावानल, दावानल का मतलब क्या होता है, जंगली आग, सूखा आदि, ये क्रियाएं भी जैव विविधता के ह्रास के लिए जिम्मेदार है। फिर कीटनाशक और अन्य प्रदूषक जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातुएं भी जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, वो उपाय कुछ निम्न है। पहला, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए हमें प्रयास करने चाहिए, यानी ऐसी प्रजातियां जो संकट में हैं, जो धीरे धीरे कम होती जा रही है, जिनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है, उन्हें बचाए रखने के लिए या उनके संरक्षण के लिए हमें उपाय करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए उचित योजनाएं और प्रबंधन अपेक्षित है। फिर खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने, बढ़ने और विकसित होने के लिए स्थान सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए। वन्य जीवों और पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपनी आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जिनकी मदद से हम जैव विविधता में होने वाले ह्रास या कमी को रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अंतिम अध्याय के जितने भी अभ्यास के प्रश्न थे उन सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।